मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6, नाम है इक्विलिब्रिया। इसका लेक्चर नंबर 11 है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 91 और 92 पर मौजूद हैं एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर्स के लिए हैं। वैसे तो इन एक्सरसाइजेस के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। खैर चलो, ये बाद की बात है। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 91 और 92 पर मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम का तो जिक्र था हमारे चैप्टर में कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जितनी तेज़ी से प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। मतलब जिस स्पीड पर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसी स्पीड पर रिवर्स रिएक्शन भी होता है। लेकिन मेरा बेटा, पूरे चैप्टर में कहीं पर भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जिक्र नहीं था। तो आइए फिर यहाँ हम कर लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जिक्र। गॉट इट? तो पहले समझेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी एक मिसाल समझेंगे और उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। तो आइए चलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तरफ। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी हालत है, स्टेट कहते हैं हालत, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। क्यों भाई? वो ना आगे मूव कर रहा है ना पीछे मूव कर रहा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी हुई है और वो बिल्डिंग ना तो लेफ़्ट पे गिर रही है ना राइट पे गिर रही है, ना पीछे ना आगे, कहीं वो गिर नहीं रही। बस वो बिल्डिंग स्टैटिक है, वो बिल्डिंग अपनी जगह खड़ी है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। और वो इसलिए खड़ी हुई है, वो कहीं गिर नहीं रही। वो अपने आगू, अपने पीछू, अपने आजू, अपने बाजू गिर इसलिए नहीं रही क्योंकि उस पर चारों तरफ से सपोर्ट है। उसको चारों तरफ से उस पर जो फोर्सेस हैं वो इक्वली एक्ट कर रही हैं। गॉट इट? आप अभी अपनी उंगलियों को बंद करके, अपनी उंगलियों को बंद करें। जिस तरह हम कोई निवाला खाते हैं, जिस तरह आप हाथों का वो रोटी पकड़कर निवाला नहीं बनाते, उस तरह उंगलियां बंद करके दरमियान में उन उंगलियों में मार्कर पकड़ लें। तो आपने बेटा मार्कर को अपनी तमाम उंगलियों में सपोर्ट दे दी है, तब वो मार्कर नहीं गिरने वाला। तो क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम? इट इज़ अ स्टेट जहां ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड रिजल्टिंग इन नो एक्सेलरेशन। उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब आइए इसकी एक और मिसाल देखते हैं। तो ये देखिए, दरमियान में मैंने एक पिरामिड के शेप वाला मैंने एक वेज रखा है, इसको वेज बोलते हैं। उसके ऊपर पुत्र मैंने एक स्केल लगाया है, मतलब कि एक वुडन स्केल, बड़ा वाला मीटर रॉड मैंने रखी है और मैंने इसके ऊपर 2 अदद वेट्स रख दिए हैं। पुत्र, अगर लेफ़्ट और राइट साइड वाले जो पर्पल कलर के जो वेट्स हैं, अगर ये वज़न एक दूसरे के बराबर हैं तो नार ये जो सीसॉ है, मतलब सीसॉ होता है ना, आप किसी पार्क में जाओ तो इसी तरह एक दरमियान में एक वेज होती है और उसके ऊपर एक वो एक क्या कहते हैं यार उसको, वो खैर सीसॉ में एक बच्चा एक तरफ बैठ जाता है, दूसरा बच्चा एक तरफ। तो मेरा पुत्र, अगर दोनों बच्चों का वज़न इक्वल है तो वो जो सीसॉ है वो किसी एक तरफ झुकेगा नहीं। तवज्जो है बेटा? तो इस तरह स्केल बैलेंस में रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम फोर्स लग रही है। वो खब्बे वाला कह रहा है मैं थले जाना है, सज्जे वाला कह रहा है मैं थले जाना है। चूँकि दोनों की फोर्सेस सेम है तो लिहाजा स्केल के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये ना तो लेफ्ट पर जाएगा ना ही राइट पर। गॉट इट? इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जनाब अली, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल एंड बोथ कंटिन्यू। और ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, ये कंटिन्यू है। मुसलसल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है और उतनी ही स्पीड पर मुसलसल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा है। साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों ही हो रहे हैं। साइमल्टेनियसली से मुराद एक साथ। द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। और इस मौके पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसनट्रेशन है, उनकी जो मिकदारें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, वो सेम रहेंगी। उसके बाद आ जाओ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहता है जनाब इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। नो रिएक्शन इज अकरिंग इन ईदर डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ना तो लेफ्ट साइड नीचे जाएगी ना राइट साइड, तो कोई ये स्टैटिक हो गया बेटा। स्टैटिक से मुराद फिक्स हो गया, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। इन इज अकरिंग इन ईदर डायरेक्शन। द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज। और सिस्टम अनचेंज रहेगा बिकॉज ऑल मूवमेंट्स आर स्टॉप्ड। ऑल मूवमेंट्स आर स्टॉप्ड। तो ये था क्वेश्चन 1 का आंसर। अब आ जाए, हाउ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन
will be affected if its temperature is increased. तो जनाब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब हो रही है। कहता है एक ऐसा रिएक्शन जो कि ओवरऑल एंडोथर्मिक है, हरारत जज्ब करके मुकम्मल होता है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर आ ही गया है और आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है तो इट विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फेवर करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में टूट जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाए। क्यों? क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक है, इसको जितनी हीट ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होगा। तो इफेक्ट मोर वाटर विल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर करें, द यील्ड ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विल इंक्रीज। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो पैदावार है, यील्ड कहते हैं बेटा पैदावार, वो इंक्रीज हो जाएगी विद द राइज इन टेम्परेचर। नहीं जनाब, अगला कह रहा है हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कहता है आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चला जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे हासिल कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की पैदावार कैसे हासिल कर सकते हो। कहता है इसके 3-4 तरीके हैं जनाब। नंबर 1, बाय रिमूविंग प्रोडक्ट्स कॉन्टीन्यूसली एज दे आर फॉर्म्ड, कि जैसे प्रोडक्ट बने निकाल लो, इस तरह क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होगा, और प्रोडक्ट को जब आप निकाल लेंगे तो जब आप प्रोडक्ट आपने निकाल लिया है तो वो फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में गया ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इफ़ फ्यूअर मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, अगर प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो सारा फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा। उसके बाद आ जाओ नंबर 3, बाय लोअरिंग टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लो कर दो, और अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो। इससे क्या होगा कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा जनाब आखिरी पॉइंट, बाय एडिंग कैटलिस्ट टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर, और हाँ इसमें कैटलिस्ट डालो ताकि जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी हासिल हो। डन हो गया जी। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, ये 4 वो हरकतें हैं जिससे आप मैक्सिमम यील्ड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगला है जी, हाउ कैन यू डिक्रीज़ द टाइम टू अटेन। कहता आप टाइम में यानी कैसे कर सकते हैं, कम से कम टाइम में आप इक्विलिब्रियम हासिल कर लें किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो कम से कम टाइम लगे। तो जनाब उसके 3 हल हैं। पहला हल, आप कैटलिस्ट ऐड करें ताकि कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज़ कर दे। नंबर 2 दूसरा हल है जी, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएं और प्रेशर बढ़ा दें। एंड बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएँ तो रिएक्टेंट्स किस में तब्दील होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। ठीक है जी। ले जनाब अगला क्वेश्चन है जी, जो कि माशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। लो मेरा बच्चा, N2 गैस जमा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है जनाब 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज़ NO गैस। अब मेरा पुत्र आप अगर रिएक्टेंट्स में देखो तो N2 के पीछे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये 1 N2 है, 1 मोल ऑफ N2 जमा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 जमा 1 2 मोल्स टोटल हैं रिएक्टेंट साइड पर और 2 मोल्स टोटल है प्रोडक्ट साइड पर, क्योंकि NO के पीछे 2 लिखा हुआ है। तो जो नंबर आप सिंबल या फार्मूले की बैक साइड पे लिख देते हो वो नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है, जो बढ़ा करके आप लिखते हो। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NO, गॉट इट। तो ये हो गया 1 + 1 2 = 2 मोल्स। तो पुत्र जी प्रेशर का जो इफेक्ट है वो एक ही सूरत होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स में गड़बड़ हो, यानी रिएक्टेंट में कमी या प्रोडक्ट में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो, या रिएक्टेंट में ज़्यादा हो और प्रोडक्ट में कम हो, तो प्रेशर लगाने से जहाँ कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो चूंकि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं तो लिहाजा प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप रीज़न देंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल, दैट इज़ 2 मोल्स इक्वल्स टू 2 मोल्स, सो प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजिशन। लो मेरा बच्चा, इससे आगे इंशाल्लाह अगले जो हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस वो अगली वीडियो में आ रहे हैं। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।